हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। वेलकम टू अनंत बायोलॉजी क्लासेस। आप इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से लेकर के अंतिम टॉपिक तक, मतलब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उसका हम ये टॉपिक छूट गया था, मतलब ये टॉपिक हम बता नहीं पाए थे। कोई दिक्कत नहीं, हम इस वीडियो में सारा हम कवर कर देंगे। वीडियो को तुम ध्यान से देखना, चूंकि 2 दिन के बाद तुम्हारा एग्जाम है, 2 दिन एक दिन के बाद एग्जाम है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर उसी पॉइंट को फोकस करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। और ये हम जानबूझ के ये टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होती है कि कुछ चीज़ें जो होती है 12th से रिलेटेड होती है। हाँ, तो इसीलिए हम ये टॉपिक को लेकर के आए हैं। भले आज एग्जाम से एक दिन पहले लेकर के आए, बट लाए हैं। इसीलिए तुम वीडियो को पूरा अंतिम में देखना। और वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि हम एक नोट्स देंगे तुमको, हैंड रिटन नोट्स देंगे, उससे तुम सारा मैच कर देना। हालांकि यहाँ से हम मैच करते हुए जाएंगे, तो आराम से तुम देखते जाना, ठीक। तो देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये वाला चैप्टर मेरे तुम्हारा क्या क्या कंप्लीट कर दिए थे। तो देखो, तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कंप्लीट कर दिए थे। प्रोकैरियोटिक सेल पूरा तरह से डन कर दिए थे, ठीक है। और दूसरा जो मेरा चल रहा था वो कौन चल रहा था? तो वो चल रहा था यूकैरियोटिक सेल। यहाँ तक डन है, यही मेरा चल रहा था। और इनमें से कौन कौन बताए थे बालक? तो इनमें से तुमको पहला जो पढ़ाए थे वो सेल मेम्ब्रेन, या तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, इसको पढ़ा दिए थे, इसको हम पढ़ा दिए थे बालक। हाँ, दूसरा का जो रे वो सेल वॉल भी तुम लोग को हम पढ़ा दिए थे। और तीसरा का जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन रे? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक लॉन्ग टॉपिक है। तो चलो आज हम पढ़ाते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हेडिंग डालें हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाला। चलो, तो आज का हेडिंग क्या है रे? तो आज का हेडिंग है इंडो मेम्ब्रेन, हाँ, सिस्टम। क्लास में पूरा थ्योरी लेकर के चलते थे और पूरा डिटेल वास्ट तरीका से पढ़ाते थे, ठीक है। तो उतना तो नहीं, क्योंकि एग्जाम 2 दिन के बाद है, तो वही टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो सीधा तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है, ठीक। और वही पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ने आए हैं बालक। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखना, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है सो यूकैरियोटिक सेल का पार्ट्स होता है। हाँ, किसका पार्ट्स होता है? यूकैरियोटिक सेल का। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम 2 वर्ड से बना हुआ है, पहला इंडो और दूसरा कौन है रे? मेम्ब्रेन। तो इंडो का मतलब समझना इनसाइड सेल। क्या समझना? इनसाइड सेल, समझ में आया। और मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या तुम लोग को बताए थे, जरा एक बार बता देना हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला तुम लोग को क्या बताए थे सो बताओ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे कि नहीं बताए थे सो बताओ। क्या बताए थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन, क्या यहां तक सही है? दूसरका की बताए थे रे? तो दूसरका लाइसोसोम बताए थे। क्या पढ़ाए थे? लाइसोसोम। ये सब का सब इंडो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है सब का सब। तीसरका रे, तो तीसरका जो तुम लोग को पढ़ाए थे किसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में, वो वैक्यूल पढ़ाए थे, है ना। वैक्यूल पढ़ाए थे। वैक्यूल भी क्या होता है? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। चौथा ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। चौथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन रे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सब जो है सो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और पांचवा रे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट में एक चीज और समझना, छठा, वो है क्लोरोप्लास्ट। कौन है? क्लोरोप्लास्ट। इस सब का सब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स था, ठीक। अब इनमें से जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो है ना बालक, वो 4 ही है। कौन कौन? 1 से लेकर के 4 तक। कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये चारों जो है सो इसका पार्ट्स है। किसका? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट्स है। अब सवाल करेंगे सर ऐसा क्यों, जब ये दोनों है, ये दोनों तो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इसमें काहे नहीं ऐड किया गया? तो समझो, ये चारों जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब जब चारों कोई भी काम करने जाता है ना, तो सब उठ के चल जाता है। मतलब सीधा सी बात, ये चारों जो परफॉर्म करता है, परफॉर्म जो करता है क्या रे? फंक्शन। क्या? कोई भी फंक्शन को अगर परफॉर्म करती है तो कोऑर्डिनेशनली करती है, कोऑर्डिनेटली, ठीक है। NATALLY,
कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एक वर्ड तुम लोग बताए थे, क्या बताए थे? कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब बताए दो बालक। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशनली का मतलब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साठ गांठ करके। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम लोग को बताए थे नर्वस सिस्टम में, जैसे हम मान लो रनिंग करते हैं तो होता है कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, इसके अलावा हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। मतलब एक अगर मान लो हमारा भले मेरा पैर काम कर रहा है बट सारे ऑर्गन्स मिलजुल के क्या करती है, उसको फुलफिल करने में लग जाता है। एग्जैक्टली अगर मान लो ये कुछ कर रही है तो इसमें ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, मतलब मिलजुल के चारों काम करता है। कौन? एक से लेकर के चार, कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए इसीलिए ये चारों मिलकर के एक सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आया कि नहीं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पर देखना झारखंड बोर्ड यहीं से सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं टिक करना, इस चारों में से कोई रहेगा टिक करना, और नहीं रहेगा सो तो नहीं रहेगा, तो ये दोनों रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो हेडिंग डालते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी पहला नंबर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पता है हमारे पास नोट्स भी है, बट हम नोट्स से पढ़ा सकते हैं, बट हमको लिख लिख के पढ़ाने का ज़्यादा आदत हो गया, इसीलिए हम नोट्स से नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, फिर हम नोट्स से मैच करवा देंगे, टेंशन मत लो। तो देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इसका फंक्शन पढ़ेंगे। मेरा टारगेट कैसा रहेगा समझना, स्ट्रक्चर फिर फंक्शन। तो यहाँ चलो हेडिंग डाल लेते हैं, पहले नहीं पढ़ाते पढ़ाते दूसरे टॉपिक में चले जाते हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? इसका फिर फंक्शन। दो ही चीज मेरा टारगेट है। हाँ, जितने भी ऑर्गेनेल है सब में यही टारगेट रहेगा मेरा, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो चलो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पहले देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है कौन? एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या रे? रफ मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट हो उसमें। क्या प्रेजेंट हो? राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें क्या? तो इसमें राइबोसोम्स जो है सो अब्सेंट हो। राइबोसोम्स क्या है रे? तो अब्सेंट हो, इसमें ना हो। और अगर प्रेजेंस है तो जानते हैं राइबोसोम्स ग्रैन्युलज के फॉर्म में होता है, गोल गोल होता है, तो जिस पे होगा तो उसको रफ कर देता है, और नहीं है तो चिकना रह जाता है। अब ये होता कहाँ है, इसको ध्यान से देखना। ठीक, देखो यहां पर हम एक सेल का न्यूक्लियस बना रहे हैं, बना दिए न्यूक्लियस, थोड़ा इससे बनाते हैं। ये है सेल का न्यूक्लियस। अब एनसीईआरटी लिखती है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो एकदम अटैच होता है किससे? तो अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कुछ इस प्रकार से। देखो ऐसे अटैच होता है बाबू, ऐसे रे। ठीक, देखो ऐसे, ऐसे ऐसे होता है। हम यहां से भी अटैच कर देते हैं। तो ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कुछ दूर तक, इनमें से कुछ दूर तक हम क्या कर देते हैं? इनमें से कुछ दूर तक इधर क्या कर दे रहे हैं? तो हम राइबोसोम डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? राइबोसोम। जब राइबोसोम इधर आ गया तो इधर रफ करा गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा गया, और इधर नहीं है तो इसमें क्या हो गया? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब सुनो, अगर राइबोसोम्स इसमें है तो हम जानते हैं राइबोसोम्स जो होता है सो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है बालक? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए रह चुकी ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम डायरेक्ट बोले कि रफ इंडोप्लाज्मिक ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहां से मेरा फंक्शन निकल गया, फंक्शन निकल गया पहला किसका? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या निकला बाबू? तो वो निकला प्रोटीन सिंथेसिस। क्या निकला? प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसी में हेल्प करता है। हाँ, तो निकल गया पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो होता है ना, इसमें तो राइबोसोम्स होता नहीं है, तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? लिपिड सिंथेसिस में। इसके अलावा स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन का मतलब तुमको बताए थे, हार्मोन दो तीन टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन? पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में, किसके सिंथेसिस में? स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां से हम फंक्शन सीखे, क्या सीखे सो बताओ? तो यहीं से सवाल पूछेगा बालक। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन का सिक्रेशन। चलो ये दोनों बात को हम क्या करते हैं? मैच करवाते हैं। किसे मैच करेंगे सो बताओ? तो मैच कराएंगे हम नोट्स से, जो हम नोट्स बना रखे हैं। ठीक, देखो बालक
यहीं से तो है, यहीं से तो है बुतरो। देखो यहाँ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम शुरू हुआ। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलता है एक ग्रुप ऑफ, एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जिसमें कौन कौन है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कोऑर्डिनेटेड वही बोले ना, कोऑर्डिनेशन की जैसे फंक्शन ये परफॉर्म करता है फंक्शन को। ये कौन कौन है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। डन हो गया यहाँ पर। अब आता है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखना सबसे पहले क्या लिखे हैं, ये रफ दो पार्ट्स कर दिए, पहला रफ और दूसरा स्मूथ। रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट है और इसमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक, इसका फंक्शन लिखे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस में। यहाँ एक चीज और ऐड कर लेना नोट्स में तुम लोग, क्या ऐड करना है, तो ये जो है सो स्टेरॉयडल हार्मोन, हाँ स्टेरॉयडल हार्मोन, हार्मोन के सिक्रेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। डन, स्टेरॉयडल हार्मोन के सिक्रेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, तो यही हम यहाँ पर पढ़ाए थे। चलो बतरो, अब आते हैं फिर से अपना जगह पे। तो यहां तक डन हो गया, खत्म। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये था। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और कांसेप्ट है जो तुम्हारा नोट्स में यहां नहीं है, ठीक है। तो वो कांसेप्ट क्या है, सुनो। अच्छा मान लो ये भी जो है सो कहां, एक सेल का साइटोप्लाज्म में है। जब सेल के साइटोप्लाज्म में है तो कुछ सेल का साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये तुम थोड़ा ध्यान से देखना, यहां थोड़ा घुस के देखो, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, ये घुसे अंदर, जो घुसा वाला जो पार्ट्स है, मतलब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, इनसाइड है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो बता रहे हैं उसको, उसको बोलते हैं लुमिनल। क्या बोलते हैं इसको, लुमिनल। तो ये वाला पार्ट्स को बोलते हैं लुमिनल, ये वाला पार्ट्स को बोलते हैं लुमिनल, लुमिनल। ठीक, और ये जो इससे अलग है, मतलब ये जो पार्ट्स इधर बच गया, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। क्या इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा लुमिनल। क्लियर है, मतलब यहां से ये सीखे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है पूरे सेल को दो भागों में बांट देता है। कौन कौन, एक लुमिनल, अरे कौन, एक्स्ट्रा लुमिनल, लुमिनल और दूसरा कौन, एक्स्ट्रा लुमिनल। अरे जूम कैसे हो गया भाई, हो कहाँ चल गए, कैसे हो जाता है ये, टच में जाना पड़ेगा हमको। चलो यहां तक समझे कि नहीं, सो बताओ, यहां तक समझे कि नहीं। मतलब यहां से हम ये समझ गए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बतरो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका भी फंक्शन और स्ट्रक्चर हम देख लिए, फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या कर लिए, देख लिए। अगला अगला जो हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ेंगे बालक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, शुरू करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हेडिंग डालो दूसरा का में गोल्जी देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का हम फिर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे बालक, तो फंक्शन पढ़ेंगे। डन, तो स्ट्रक्चर से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो। इसको जो डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमलियो, कैमलियो गोल्जी, हाँ कैमलियो गोल्जी। और कब किया था, 1898 में बालक। कब किया था, 1898 में। इसीलिए इसका नाम पर क्या पड़ गया, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ गया। क्या पड़ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखना, अभी भी बताएं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के तुरंत बाद जो मिलता है ऐसे से, ये स्ट्रक्चर क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब इसी से करीब में, मतलब इसी के तुरंत बाद एक और ऐसे सिस्ट्रेन के जैसा स्ट्रक्चर आता है, सिस्ट्रेन के जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे वाईफाई के जैसा दिख रहा है, ये ऐसे समझ में आया, ऐसे जो तुमको स्ट्रक्चर सिस्ट्रेन ये बना रहा है, इस सिस्ट्रेन के जैसा फ्लैट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब इसको जूम करके थोड़ा यहां बनाते हैं, तो देखो इधर जो तुमको छोटा छोटा सिस्ट्रेन बना है, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तैसे तैसे देखो ऐसे बड़ा बनते जा रहा है, ऐसे। तो ये छोटा, ये जो प्रत्येक तुमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है एक पीस, इसको बोलते हैं सिस्ट्रेन। क्या इसको बोलते हैं, सिस्ट्रेन। समझ में आया, एक सिस्ट्रेन। इस सिस्ट्रेन का डायमीटर दे रखा है एनसीईआरटी में। इस सिस्ट्रेन का क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, तो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक। कहां तक, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक। समझ में आया, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक सिस्ट्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक, अब सुनो थोड़ा ध्यान से,
इधर से ये वाला जो ऐसे यहाँ करके फिट है, ऐसे पकड़ के ऐसे रखें, ये छोटू वाला जो दिख रहा है तुमको, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, इसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम होता है। उससे पहले तुमको देखना पड़ेगा इसका क्या काम है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम था, वो भी कौन कौन सुनो तो रफ वाला का अलग था, रफ का, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग था। रफ वाला का क्या काम था तो प्रोटीन बना देना, तो ठीक है बना देते प्रोटीन। इसका क्या काम था तो इसका काम था लिपिड को बना देना, क्या बना देना, लिपिड को बना देना। अब ये प्रोटीन को बना लेता है और दे देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ले लो प्रोटीन जो यहाँ करीब होता है यहीं से ट्रांसफर कर देता है। लो समझ में आया कि नहीं, सो बताओ, यहां से इसको क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया ऐसे। अब आगे जाकर के गोल्जी क्या करती है तो प्रोटीन और लिपिड को, इन दोनों को क्या करता है मॉडिफिकेशन करता है, क्या करता है बालक मॉडिफिकेशन करता है। समझ में आया। और ये मॉडिफिकेशन करता कौन है, मॉडिफिकेशन करता कौन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। तो ये जो प्रोटीन बनाया ये यहाँ पर इसको दिया तो इसको रिसीव कौन किया, छोटका, ये छोटका जो सिस्टेन है वो रिसीव किया। ये वाला छोटू जो सिस्टेन तुमको दिख रहा है इसको ये रिसीव करता है। कौन रिसीव कर रहा है, छोटू वाला, ये क्या रिसीव कर रहा है प्रोटीन रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है प्रोटीन रिसीव कर रहा है। इसलिए छोटू वाला जो तुमको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम सिस फेस, क्या बोलते हैं इसको सिस फेस। अरे जो सबसे बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला देखो ये रिसीव कर लिया प्रोटीन, अब बीच में मॉडिफिकेशन होता है, बीच में मॉडिफिकेशन हो गया और इधर से फिर रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में। कहां रिलीज कर दिया साइटोप्लाज्म में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। इसको क्या बोलते हैं सिस फेस। एक चीज और, इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। कौन सा फेस, फॉर्मिंग फेस। और इसका एक नाम और है, वो कौन नाम है तो इसको बोलते हैं हम मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। क्यों बोल रहे हैं मैच्योरिंग फेस, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट मैच्योर हो जाता है क्या प्रोटीन, तो यहाँ से सिस फेस मैच्योरिंग फेस। ठीक, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर में था पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक, अब आ जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक ही चीज फंक्शन होता है, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन। क्या है, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन। तो ये क्या मॉडिफिकेशन करता है तो सुनो क्या करता है पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन में ऐड कर देता है ग्लूकोज, क्या ऐड कर दिया ग्लूकोज, और लिपिड में भी क्या ऐड कर दिया ग्लूकोज। तब दोनों ऐड करो तो प्रोटीन में अगर ग्लूकोज ऐड कर देंगे तो दोनों जोड़ के क्या होगा ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होगा ग्लाइकोप्रोटीन। और इसमें ऐड कर देंगे ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड, क्या हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो एक फंक्शन मेरा निकल गया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन जो है सो ग्लूकोज को सॉरी प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदल देना, मतलब प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ये हेल्प नहीं यही करता है, मॉडिफिकेशन करता है ये। दूसरा फंक्शन सुनना, दूसरा फंक्शन जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है वो सबसे बड़ा फंक्शन ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कि ये लाइसोसोम को बनाता है। क्या बनाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग, वो यहीं पे होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम यही बनता है। और लाइसोसोम क्या होता है आगे बताएंगे कि जरूरत, समझ में आया। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर भी देख लिए और इसे चलो थोड़ा सा नोट्स से मिला लेते हैं, ठीक, जो हम तुम लोग के लिए बना रखे हैं। देखो यहाँ तक पढ़ लिए थे, थोड़ा देखो ये मिला लो, ये मिला लेना थोड़ा बालक। अभी जो बताएं तुम लोग का हम डाल रखे हैं, ये एनसीईआरटी वाला है। देखो ये न्यूक्लियस है और ये जो इतना बड़ा तुमको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ दूर तक यहाँ तक, इतना दूर जो तुमको दिख रहा है वो स्मूथ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डन। अब देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है बता रहा है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये है एनसीईआरटी में देख लेना, ये बना लेना तुम लोग, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, कौन बताए थे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। कैमलियो गोल्जी ने बनाया था, 1898 में बनाया नहीं था, मतलब ये डिस्कवर किया था। ये बना होता है डिस्क शेप से, जिसको सिस्टेन बोलते हैं। अभी सिस्टेन बताए थे, शेप यहाँ दे दिया है इतना, आगे लिखा हुआ है। इसका काम है मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन को किस में ग्लाइकोप्रोटीन को, और लिपिड को किस में ग्लाइकोलिपिड में बदल देता है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन और सिक्रेशन भी इसका काम है, ठीक, मतलब चेंज करना। फिर क्या है लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ये बनता कहाँ पर है लाइसोसोम तो गोल्जी एपरेटस में, देखा हुआ ना गोल्जी एपरेटस में बनता, अभी बता दिए थे। अब आते हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स होता क्या है सो, ठीक, सही। देखो लाइसोसोम्स में क्या होती है ना, लाइसोसोम्स चलो ये बता देते हैं। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है
और लाइसोसोम्स का बनता कहां पे, लाइसोसोम बनता कहां पे, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, यहां तक टकने। अब लाइसोसोम्स बहुत सारे एंजाइम को सिक्रेशन करता है, और एंजाइम को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अरे इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन होता है, लाइपेज, जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं उसको लाइपेज बोलते हैं। प्रोटेज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उसको प्रोटेज बोलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं उसको न्यूक्लिएज बोलते हैं। समझ में आया। अब ये लाइसोसोम का प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सुन लो। लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा सुन लो बालक। लाइसोसोम जो होता है सो कैसा होता है, एक्टिव तभी होगा जब सेल का पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाए। सेल का जो पीएच का वैल्यू है साइटोप्लाज्म का 7 से कम हो जाए, मतलब एसिडिक मीडियम में आ जाए। कैसे आ जाए, एसिडिक मीडियम में आ जाए। समझ में आया। एसिडिक मीडियम में अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, अगर एसिडिक मीडियम में आ जाए तभी वो एक्टिव होगा। और एक्टिव होकर के कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा सो बताओ, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सभी को मिला करके क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये इसका काम है। हम बोल रहे हैं दो चीज पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। किसका फंक्शन, तो लाइसोसोम का फंक्शन है क्या करना, एंजाइम्स को सिक्रिएट करना। क्या करना बालक, एंजाइम को। कौन ला एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक में कौन कौन, लाइपेज, प्रोटेज, कार्बोहाइड्रेज और न्यूक्लिएज। ये एक्टिव कब होता है, जब पीएच वैल्यू सेल का कितना हो जाता है, तो लेस देन 7, मतलब एसिडिक, लेस देन 7 भी या तो एसिडिक। समझ में आया, एसिडिक। एक चीज और, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बालक, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको ध्यान से, इसको भी लिख देते हैं थोड़ा, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अच्छा क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बता तो। क्योंकि यहां पर जो होती है ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होती है इसका डाइजेशन होती है, सबका, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का। क्या ये डन होगा, तो ये था आपका लाइसोसोम। क्या था, लाइसोसोम। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल। चलो हम वैक्यूल पढ़ेंगे और फिर मैच करेंगे यहाँ, ठीक। चलो थर्ड नंबर वैक्यूल। देखो वैक्यूल जो होता है सो सबसे पहली बात यूकैरियोटिक में होता है, इतना तो डन समझ में आ रहा होगा कि ये यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों होता है, प्लांट और एनिमल, डन। यहां प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है सो बड़ा होता है, सेंट्रल में होता है, सेंटर में होता है। कहां होता है, बड़ा होता है और सेंटर में होता है। समझ में आया। और एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है, कहीं पर साइड में छोटा सा होता है। इतना डन है। तो हम ये एनिमल सेल है तो उतना पढ़ना ही नहीं है, मेरा टारगेट है प्लांट सेल का बारे में पढ़ लेना। अब ये प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है सो सेल का 90% भाग जो होता है सो यही घेर के रहता है, पहला। दूसरी बात, ये जो होता है वैक्यूल जो होता है एक एक लेयर से, मतलब एक एक मेम्ब्रेन से बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से। याद रखना, सिंगल मेम्ब्रेन से। कैसा बालक, सिंगल मेम्ब्रेन से, मतलब एक ही लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। कैसा होता है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है। आगे देखना, अरे सिंगल लेयर मेम्ब्रेन जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो ये बना होता है टोनोप्लास्ट से, टोनोप्लास्ट। तो ये किससे बना होता है ना, ये याद रखना, किससे बना होता है, टोनोप्लास्ट है, सिंगल मेम्ब्रेन का है। और प्लांट सेल में 90% भाग जो होता है सो वैक्यूल ही घेर के रखता है। क्या कौन घेर के रखता है, वैक्यूल घेर के ही रखता है। अब आगे समझना, ये जो होती है इसका वैक्यूल का क्या काम है, तो वैक्यूल का काम है वाटर को, सैप को, इसके अलावा नॉन एसेंशियल, जो जरूरी नहीं होता है, नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को क्या कर के रखना, तो स्टोर करके रखना। कहां पर, अपने आप में। जब स्टोर करके यहां रखता है, नॉन एसेंशियल, कभी जरूरत वो पड़ता ही नहीं है। जब जरूरत पड़ता ही नहीं है तो इसको बाहर कभी जाने के लिए नौबत नहीं आता है। जब बाहर जाने को नौबत नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे बालक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो अंदर आने को नौबत तो पड़ता होगा ना। मतलब यहां से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आया, इसको क्या करना है, अंदर ले जाना पड़ता है। क्या ले जाना पड़ता है, अंदर। तो इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन है और किससे बना होता है, टोनोप्लास्ट से। जब अंदर ले जाना पड़ता है तो चीजें हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। कैसे मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब बोलो काहे, क्योंकि बहुत यहां पहले से भर के रखा है। मान लो जैसे कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल सी वेस्ट प्रोडक्ट है जो साइटोप्लाज्म में आया, इसको अंदर ले जाना है। तो पहले से तुम अंदर में पहले से तुम भर के रखे हो बहुत सारा। जब पहले से तुम बहुत सारा भर के रखे हो अंदर, तो यहां पर जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट था या तो वेस्ट प्रोडक्ट था, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया अंदर, पहले ज्यादा हो गया। अब तुम बाहर से ले जा रहे हो तो लोअर कंसंट्रेशन से तुम ले जा रहे हो वहां अंदर,
तो इसको बोलते हैं यहाँ पर जो मूवमेंट होती है, सो अंदर जाने का जो मूवमेंट होती है किसमें, वैक्यूल में, वो होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये भी याद रखना, टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 90% वाला बात और सिंगल मेम्ब्रेन वाला बात, ये तुमको क्या करना है, याद रखना है। अब वैक्यूल, यहाँ थोड़ा सा वैक्यूल का टाइप दे दिया है, पढ़ना है, हालांकि तुम्हारा नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। तो पहला जो टाइप है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और दूसरा जो वैक्यूल दे दिया है वो दिया फूड वैक्यूल। अब समझना हाँ बालक, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, मान लो वैक्यूल है और अंदर में क्या भरा हुआ है, वो सारा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, इसको एक्सक्रेशन करना है, बाहर एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर इसको क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इसको दबाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब जैसे वैक्यूल बना दिए और बहुत सारा हम मान लो क्या कर दिए, वेस्ट प्रोडक्ट भर दिए, अब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है बालक, वो अमीबा में होता है। कहां पर होता है, तो अमीबा में होता है। तो यह याद रखना कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां होता है, तो अमीबा में होता है, इतना याद है। अब आ जाते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल देखो क्या होता है, फूड वैक्यूल के द्वारा अगर कोई फूड को इनगल्फ कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, अंदर इनगल्फ कर रहा है, क्या कर रहा है बालक, इनगल्फ कर रहा है, अंदर ले रहा है, क्या ले रहा है, फूड को अंदर ले रहा है, वैक्यूल के द्वारा अगर अंदर ले रहा है तो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल कहां पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल सुन लो, कुछ प्रोटिस्टा में होता है, इतने लिख रहा है तुम्हारा किताब, तो इतने तुमको याद रखना है। तो कौन कौन याद रखना है तुमको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और इसी के साथ वैक्यूल होता है टन। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम मैच कर लेते हैं क्या नोट्स में, क्या चीजें सब वही है। देखो आ गया वैक्यूल बालक, देखो चलो, वैक्यूल बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, अभी बोल रहे थे, जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वाटर कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल, जो यूजफुल नहीं हो सेल के लिए वही आता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है सो 90%, अभी वाला बात बोले। फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और सेल मेम्ब्रेन को बैलेंस रखता है, बाहर अंदर करके सॉरी बाहर नहीं अंदर करके। अमीबा में कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक्सक्रेशन के लिए हेल्प करता है। अब देखो ये वाला तो बचे भी नहीं किया, फूड वैक्यूल कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल यहाँ लिख लेना, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहाँ पे होता है बालक, तो ये प्रोटिस्ट में होता है। हालांकि अमीबा भी प्रोटिस्टा में आता है, बट ये प्रोटिस्ट में होता है। क्या ये समझ में आया वैक्यूल। तो ये था वैक्यूल। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे फेवरेट अपना डन, देखते हैं बालक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लग रहा है ना ऑफलाइन क्लास जैसा। ऑफलाइन क्लास में और डिटेल में जाते एकदम एक एक करके लिखाते तो चीज़ें इतने देर में 2-3 क्लास लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे डायरेक्ट हो जाता है, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो, सबका अपना फेवरेट माइटोकॉन्ड्रिया, मेरा फेवरेट सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस चौक नहीं, पावर हाउस चौक मेरा कोचिंग है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं बालक, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ लिखते हैं कि डन एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और लास्ट में हमको क्या देता है, एटीपी देता है। क्या देता है, एटीपी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब एक फैक्ट के बारे में सुनो। फैक्ट ये है कि अभी भी कुछ बायोलॉजिस्ट का मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पता है कुछ है, क्या है, सो एक बैक्टीरियल सेल है। अजीब लग रहा है क्या, बस सुनो, यही एक बैक्टीरिया का शेप कैसा था, एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया वैसा ही है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जैसी जैसी चीजें रहती थी ऑर्गेनाइल एकदम ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग का है। मतलब ऐसा माना जाता था कि एक पहले हम लोग यूकैरियोटिक हैं, हाँ, तो हम लोग का यूकैरियोटिक सेल और एक छोटा सा हम प्रोकैरियोटिक, हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल छोटा है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल गलती से वो अंदर आ गया, तो यूकैरियोटिक इसको खा लिया, और वही प्रोकैरियोटिक सेल अंदर में है माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर। इसी प्रकार प्लांट सेल में भी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वैसे है, क्योंकि प्लांट सेल यूकैरियोटिक है और क्लोरोप्लास्ट जो बाहर था वो प्रोकैरियोटिक था, वो अंदर चल गया। सारा चीज मैच करेगा। अब कैसे मैच करेगा वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। किसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ने आते हैं, तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, पता है कि नहीं। लेकिन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट्स नहीं है, याद रखना, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर का होता है। कितना लेयर का होता है, 2 लेयर का होता है। अच्छा, कुछ याद करो, जिसमें हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया,
तो वहां पे तुम लोग को हम बताए थे कि यहाँ पर 3 लेयर हो, तो यहाँ तो 2 लेयर है, वहां भले 3 था, वो बैक्टीरिया था, यहाँ पे 2 है। अब ये 2 लेयर है, वो कैसे है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलो हम लेयर बना लेते हैं, एक लेयर, और दूसरा लेयर बनाने से पूर्व तुम लोग को हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बता देते हैं। बैक्टीरिया में यह सेल वॉल था, सेल वॉल के अंदर क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता था, एक्सटेंशन होता था अंदर की ओर, होता था कि नहीं, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर भी एक्सटेंशन होता था। तो अंदर जो एक्सटेंशन होता था उसको बोलते थे मीजोसोम्स। क्या बोलते थे बालक, मीजोसोम्स बोलते थे कि नहीं बोलते थे, मीजोसोम्स बोलते थे। और बाहर जो एक्सटेंड होता था इसको बोलते थे फ्लैजिला। क्या बोलते थे, फ्लैजिला। बिल्कुल यहां पर जो पहला मेम्ब्रेन जो तुमको दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या इसको बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। चलो हम आउटर मेम्ब्रेन देख देते हैं। अब यहां पर हम बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन भी इसमें एक्सटेंशन रहेगा इससे, देखो ये है एक्सटेंशन, देखो बालक इससे एक्सटेंशन है, ये है इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, बाहर अंदर की ओर एक्सटेंस है, वो भी किस में, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे जो एक्सटेंड अंदर की ओर हो रहा है इसको बोलते हैं क्रिस्टा। ये जो एक्सटेंस है इसे शेप नहीं बना, देखो अंदर अंदर धंसा कि नहीं धंसा, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। अरे क्रिस्टा क्या है पता है, ये जो है इनर इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन था बाबू, यही वाला क्या हुआ है, यही वाला अंदर चल गया है और क्या बना दिया है, क्रिस्टा बना दिया। क्या बना दिया, क्रिस्टा। तो यहां से हम क्या सीखे कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर का होता है, एक कौन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक कौन, इनर मेम्ब्रेन। यहां तक डन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और यहां पर जो खाली तुमको जो बच गया, इसके अलावा जो खाली तुमको जो बच रहा है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। अंदर में इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स। यहां तक डन क्या, अब आगे समझो, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टा, मैट्रिक्स, इनर, डन। अब ये जो तुमको ये जो फिगर बना रहे हैं ये किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, बढ़िया से लिख देते हैं। क्रिस्टा समझ में आ गया, आउटर मेम्ब्रेन समझ में आ गया, इनर मेम्ब्रेन समझ में आ गया। अब आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लो डिफरेंस। ये जो होता है ये फुली परमेबल होता है। क्या होता है, ये पूरा तरह से परमेबल होता है बालक। और ये कैसा होता है, ये सेमी परमेबल होता है। ये कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है सुनो, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, क्रिस्टा बना लेती है। क्रिस्टा मतलब अप डाउन, अंदर बाहर गया है, इसलिए क्या है ये, तो ये सेमी परमेबल होता है। अरे क्या होता है, ये मतलब फुली परमेबल होता है। फुली मतलब पूरा तरह से परमेबल है, मतलब ये सबको अंदर बाहर जाने देगा, अंदर बाहर जाने देगा। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, सेमी परमेबल होता है। क्या होता है, ये सेमी परमेबल होता है। इतना समझ में आया, तो आउटर हो गया, अंदर हो गया। अब आ जाते हैं, अच्छा बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में तुमको बोल रहे थे कि इसमें आपका क्या था, डीएनए था, डीएनए था ना, तो इसमें भी एक डीएनए होता है, इसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है कि नहीं। और हम तुमको बोले थे कि हमारा न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ डीएनए होता है, तो वही हमारा डीएनए और कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और भी कैसा होता है बालक, तो यहाँ भी सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे वहां होता था। यहाँ भी कैसा था डीएनए, सर्कुलर डीएनए। अच्छा बताओ, यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम्स पाया जाता है, सो बताओ। तो 70S पाया जाता था कि नहीं, 70S पाया जाता था कि नहीं। तो यहाँ भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये राइबोसोम्स पाया जाएगा। और कौन सा राइबोसोम्स पाया जाएगा, सो बताओ। तो यहाँ भी जो राइबोसोम्स पाया जाएगा वो 70S वाला पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, 70S वाला पाया जाएगा रे बुतरू। वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं, 70S वाला राइबोसोम्स पाया जाता है। यहाँ सब यूनिट का डिस्कशन नहीं किया गया, बट 70S बिल्कुल प्रोकैरियोट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ भी अपना आरएनए होगा, यहाँ भी अपना आरएनए होगा, यहाँ भी अपना डीएनए होगा, यहाँ भी अपना डीएनए होता था, यहाँ भी अपना आरएनए होता था, बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसा। इसीलिए ऐसा कुछ बायोलॉजिस्ट का मानना है, पूरा तरह से साबित नहीं हुआ है, बट ऐसा मानना है, ठीक है, कि यही होता था। क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ समझा दिए हम, कि इनर क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम्स होता है, 70S होता है। कौन होता है, 70S। सर्कुलर डीएनए होता है। और कुछ छूट गया क्या, नहीं, और कुछ तो नहीं। हाँ थोड़ा सा साइज के बारे में दे दें, चलो थोड़ा सा साइज देख लेना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। साइज के बारे में थोड़ा सा देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर दे रखा है 0.2 से 1, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। कितना, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और लेंथ भी दे रखा है, हाँ लेंथ जो दे रखा है, ये देखा है 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर, 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक। ठीक, चलो हम सारे नोट्स मिलाते हैं। आ जाओ बालक, देखो पावर हाउस बोला,
रुकना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या बोल रहा है, पावर हाउस बोल रहा है, पहले हम लिखा हुआ है दीज आर क्लियरली विजिबल एनी मैन स्टैंड। एक चीज और थोड़ा सा सुन लो, हाँ चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियरली विजिबल होता है जब स्टैंड किया जाता है। स्टैंड मतलब एक चीज और तुम लोग को बताए थे कि कोई भी जब रिसर्च होता है तो उसको स्टैंडिंग के द्वारा देखा जाता है। स्टैंडिंग मतलब कलर डाला जाता है अलग अलग टाइप का, जैसे स्लाइड लेकर के, तो पता चलता है कि विजिबल होता है कि नहीं। तो बहुत चूंकि छोटा होता है, छोटा होता है, इसका साइज तुम देख रहे हो कितना था, सो 0 पॉइंट कितना था, 0.2 था ना, हाँ 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर, कितना छोटे एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर इतना छोटा ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए देखने के लिए इसको स्टैंड किया जाता है तभी देख पाते हैं। इसका शेप और साइज जो होता है वेरिएबल होता है। यहाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप और साइज होता है वेरिएबल होता है, और नंबर भी। इवन हमारा जो सेल होती है ना, वो सेल जहाँ जो मतलब डेली फंक्शन करता है, डेली फंक्शन करता है, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। जैसे हमारा लेग का जो फंक्शन कर रहा है, हाँ हाथ जो है, ठीक है, इसमें जो मसल्स होगा, इसमें जो सेल होगा, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। इसके अलावा मान लो एक बर्ड्स का एक फ्लाइंग मतलब जो विंग्स है, फ्लाइंग विंग्स, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसका जो सेल होगा उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, हाँ पर सेल में ज्यादा हो सकता है। ठीक, नंबर भी वेरी कर सकता है, शेप भी वेरी कर सकता है, साइज भी वेरी कर सकता है। ठीक, आगे लिखे वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे तुम ऑर्गन को यूज कर रहा हो। अगर तुम ज्यादा अगर हाथ यूज कर रहे हो तो वहां पर ज्यादा वो जरूरत पड़ रहा है। आगे शेप और साइज दे दिए ये। एवरेज जो है लेंथ दे दिया, डायमीटर दे दिया 0.5 है, क्योंकि एवरेज तुम निकाल लेना 0 पॉइंट इतना से, तो एवरेज निकल गया, ये लेंथ भी इतना दे रखा है वो। आगे देखना, ये तो लाइसो गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाला है, हाँ देख लो, ड्राइंग हम दे रखे हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ट्रांस फेस के बारे में दे दिए और सीस फेस के बारे में दे दिए हैं। यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये ड्राइंग दे रखा है, हम जो जो बोल रहे हैं सो है कि नहीं। देखो बालक, आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, अंदर क्या हुआ एक्सटेंशन हुआ दिख रहा है, अंदर मैट्रिक्स दिख रहा है, सिस्टरीन दिख रहा है, राइबोसोम 70S का दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, सब तो बता दिए। ठीक, चलो फंक्शन एटीपी प्रोडक्शन करने का, साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, चलो और कुछ बिल्कुल देखो, फ्यूजन यहाँ भी हो रहा है, मतलब प्रोकैरियोटिक का पूरा गुण है, प्रोकैरियोटिक का पूरा गुण है बालक। अब आते हैं प्लास्टिड। चलो हम प्लास्टिड के बारे में पहले अपने बता लेते हैं, फिर यहाँ देखेंगे। देखना बालक, हाँ बात है प्लास्टिड का रे। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यहां तक डन है। लेकिन कहां पर पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में। और प्लास्टिड जो होता है सो बहुत सारा पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रे, पिगमेंट्स के लिए। हम जानते हैं पिगमेंट 3 प्रकार का होता है। पिगमेंट कितना प्रकार का पालक होता है, 3। एक चीज और सुन लो, ये जो होता है प्लांट सेल में तो होता ही होता है, इसके अलावा यूग्लेना में होता है। किसमें होता है रे, यूग्लेना में होता है। किसमें, यूग्लेना में। प्लांट सेल के अलावा किसमें होता है, तो यूग्लेना में, ये भी याद रखना। ठीक है, यूग्लेना, यूग्लेना जो होता है सो प्लांट और एनिमल, ध्यान देना, प्लांट और एनिमल ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। कैसे समझिएगा, जब तक यूग्लेना को सनलाइट मिलेगा तब तक ये ऑटोट्रोपस के जैसा काम करेगा। सनलाइट गायब हो जाता था तो हेटेरोट्रोपस के जैसा काम करता था। इसीलिए ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस दोनों जैसा काम करता है। इसलिए यूग्लेना को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट। ठीक, तो यूग्लेना और कौन, प्लांट सेल, ये दोनों में क्या रहता है, प्लास्टिड रहता है। यहां तक सही है। हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिड में पिगमेंट्स होती है। ये पिगमेंट 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्या होता है, तो होता है क्रोमोप्लास्ट। हाँ, आगे देखो क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट बॉडी में ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा पिगमेंट के लिए होता है, ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्स होता है। और इसको जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और एक और है, क्लोरोफिल के द्वारा एक और पिगमेंट का नाम बताते हैं, वो पिगमेंट का नाम है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स, ये दोनों जो पिगमेंट होता है ऐसे ग्रीन पिगमेंट के लिए होता है, और ये दोनों पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको का मतलब क्या होता है बालक, कलरलेस।
कलरलेस बात करें तो कलरलेस एक प्लांट में क्या होता है, तो कलरलेस जो होता है सो क्या क्या होता है प्लांट में, तो सुनो, प्लांट का जो स्टार्च होता है वो कलरलेस होता है, प्लांट में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। प्लांट में अगर बात किया जाए लिपिड, सॉरी ऑयल, फैट, तो ये जो होता है सो कैसा होता है, कलरलेस होता है। ऑयल, प्रोटीन और स्टार्च, ये तीनों जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये तीनों के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को भी कितना भागों में बांट दिया गया, तो 3 भागों में। कितना भागों में, 3 भागों में। ये तीनों को देखना ध्यान से। सबसे पहले प्रोटीन को जो स्टोर करता है इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या उसको बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट मतलब, एल्यूरो का मतलब भी होता है प्रोटीन। हम बताए थे एल्यूरल लेयर जो मेज का क्या होता है, जो परत होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन, जब प्रोटीन स्टोर करता है प्लांट तो किस रूप में, एल्यूरोप्लास्ट के रूप में। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट होता है प्रोटीन के रूप में। आगे अगला जो मेरा है स्टार्च, तो स्टार्च में जो यहाँ पर है वो है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च, और यही स्टार्च जो होता है सो पोटैटो में होता है, आलू में होता है। ठीक है, आलू में, तो किसका एग्जांपल है, एमाइलोप्लास्ट का। अरे एक और बच गया, इसको बोलते हैं हम इलाइलोप्लास्ट। इलाइलोप्लास्ट, अरे ये किसके लिए होता है, तो ऑयल के लिए होता है। समझ में आया, तो ये था आपका ल्यूकोप्लास्ट का सारा डिटेल। ठीक है, हम यहाँ देख लेंगे। आगे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है सो प्लांट में कौन कौन से कलर देखते जाना, सबसे पहला ऑरेंज कलर, ORANGE। अरे भाई, सबसे पहले क्या बोले, कौन सा कलर है बालक, तो ऑरेंज कलर, मतलब ग्रीन को छोड़ करके जो जो तुमको दिख रहा है वो सारे कलर। ऑरेंज कलर, येलो कलर, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, अगला देखना रेड कलर, ये सारे जो होते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्स होता है, तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का 2 एग्जांपल दे देना। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का 2 एग्जांपल याद रखना। सबसे पहला जो एग्जांपल रखना उसमें कैरोटीन और जेंथेनोफिल, कैरोटीन और जेंथेनोफिल, ये भी याद रखना। कैरोटीन से एक एग्जांपल तुमको दे देते हैं कैरोट का। हम जानते हैं कि कैरोट का जो कलर होता है कैसा होता है बालक, तो कैरोट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। कैसा होता है, ऑरेंज। अरे ऑरेंज कलर किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अरे जीके में सवाल पूछता है कि कैरोट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, वो किसके कारण होता है, कैरोटीन। ये कैरोटीन किसका टाइप है, क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट किसका टाइप है, तो प्लास्टिड का टाइप है। तो ये सारी डिटेल है, तो आप देख लेना। ठीक, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, नोट्स में मैच करते हैं। देखो प्लास्टिड, देखो कितना अच्छा है ना। दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। हो गया, डन। से जो होता है सो ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इतना बड़ा होता है कि माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत हमको नहीं पड़ता है। 3 टाइप का पिगमेंट होता है प्लास्टिक में, कौन कौन रहे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें ल्यूकोप्लास्ट में तो नो पिगमेंट है पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होता है, इसमें पिगमेंट नहीं होता। इसमें पिगमेंट होता है, इसमें कोई प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट में जो होता है सो कलरलेस प्लास्टिड होता है। उनमें से कौन कौन होता है, देखो एमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए होता है, पोटैटो का एग्जाम्पल है। इलाइलोप्लास्ट जो होता है ऑयल के लिए होता है, फैट के लिए होता है। एल्यूरो का मतलब ही होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। तो ये किसके लिए होता है, स्टोर प्रोटीन के लिए होता है। अब आगे आ जाओ, देखो अब हमको क्या पढ़ना है सो बताओ। तो हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट थोड़ा बढ़िया से। क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, पूरा बढ़िया से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल होता है और कैरोटेनॉइड्स होता है। अभी बताए हैं, इतना सही है। अब एक क्लोरोप्लास्ट का अगर एक शेप में तुम पढ़ोगे तो अंदर तुमको जो दिख रहा है, जैसे ये वाला, ये सबसे बाहर जो तुमको दिख रहा है इसको मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हम तुमको पहले बता रखे थे। ये प्लास्टिड क्या है सो बता वाला, प्लास्टिड जो है सो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो यहाँ मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन यहाँ भी जो है सो 2 ठो है। प्लास्टिड में मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना माइटोकॉन्ड्रिया में भी कितना मेम्ब्रेन था, 2 ठो है, यहाँ भी 2 है। एक चीज और तुमको माइटोकॉन्ड्रिया बताती थी, ये बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, प्रोकैरियोट से मिलता जुलता है। बिल्कुल ये क्लोरोप्लास्ट जो भी होता है, यह जो होता है सो प्रोकैरियोटिक से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है रे, प्रोकैरियोटिक से। हम प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम्स होता है, 70S वाला, तो इसमें भी 70S वाला होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैसा बताए थे, 70S वाला, इसमें भी 70S। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में हम डीएनए बताए थे, होता था ना, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता था तो यहाँ भी डीएनए होगा, सब कुछ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 ऑर्गेनेल, 2 ठो लेयर होता था, यहाँ भी 2 लेयर। देखो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन।
ठीक, अब इनमें से आ जाओ यहाँ पर, ये जो सिक्का सिक्का जो तुमको दिख रहा है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, एक सिक्का, इनमें से एक अगर कॉइन निकालेंगे तो इसको बोलते हैं ग्राइनोम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनुम, या तो अगर इसको प्लूरल बोलेंगे तो ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेना। अरे पूरा सिक्का जो मिल एक जगह जैसे जैसे आ गया है, एक जगह पूरा मिल गया है, इसको बोलते हैं थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं इसको, थैलेक्वाइड। समझ में आया, थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड समझ में आया। ये ग्रेनुम जो ग्रेना है, ग्रेना ग्रेना का ऊपर ऊपर आया और क्या बना दिया, थैलेक्वाइड। अब ये दो ठो थैलेक्वाइड को जो लिंक करने वाला इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमुला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमुला। और ये जो मेम्ब्रेन और ये जो तुमको दिख रहा है ग्रेना, इसके बीच वाला जो स्पेस तुमको दिख रहा है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। अब चलो मैच करते हैं। 70s है, डीएनए है, सर्कुलर है, प्रोटीन भी है, एंजाइम भी है। ठीक है, राइबोसोम्स जो होता है सो ऑब्जेबल होता है आराम से, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मिटोकॉन्ड्रिया। हाँ तो राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा ये दूसरा आ गया टॉपिक, यहीं तक था, यहीं तक था ये क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, ये नोट्स दे देंगे, नोट्स दे देंगे। क्या है समझ में आया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, इसमें भी 70s, इसमें भी डीएनए, उसमें भी डीएनए, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन। डन। अब आ जाते हैं राइबोसोम्स में। अरे भाई यहाँ पे आते हैं पहले व्हाइट बोर्ड। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम्स। भाई माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम जैसे दिमाग में आएगा तैसे तैसे याद रखना कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये कैसे है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। डन। ये कैसा ऑर्गेनेल्स है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तुमको बताए थे। अभी राइबोसोम्स के बारे में और सुन लो। राइबोसोम्स जो होता है सो प्रोकैरियोट में अलग टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में अलग टाइप का होता है। ये तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। प्रोकैरियोटिक में होता है 70s वाला और इसमें होता है 80s वाला। 70s में 2 गो सब यूनिट होता है, 80s में 2 गो सब यूनिट होता है। 70s में जो सब यूनिट होता है कौन कौन होता है अलग, तो होता है 50s बड़ा वाला लार्ज सब यूनिट, 30s स्मॉल सब यूनिट। 80s में होता है 60s लार्ज सब यूनिट, 40s स्मॉल सब यूनिट। डन, यहाँ तक डन था। ये था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में और सुन लो बालक। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बालक, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस यही होता है। राइबोसोम्स के बारे में और सुन लो। राइबोसोम्स मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है तुम्हारा आरएनए और एक होता है तुम्हारा प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, ये दोनों होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये कंप्लीट हो गया। चलो मैच कर लेते हैं एक बार, सारा कुछ बताएं सो सही है। मैच करो फटाफट। डन। देखो बालक, राइबोसोम्स को किसने ऑब्जर्व किया था, तो ये जॉर्ज पैलेट ने ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट ये लिखा हुआ है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बना होता है राइबोलिक एसिड और प्रोटीन से। बताएं ना अभी, आरएनए से बना होता है बालक, आरएनए से और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, इसमें 80s होता है। सब यूनिट दे दी है दोनों। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। डन। अब आते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। एक बार देख लेते हैं कितना बड़ा हो गया। देखो अब साइटोस्केलेटन आता है। हाँ तुम लोग को हम बताए थे। अब आते हैं हम अपना व्हाइट बोर्ड पे। चलो हेडिंग साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन ये भी हमारा सेल का ही पार्ट्स होता है। ठीक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइटो, साइटो का मतलब भी होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। आतो कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम, सेल का स्ट्रक्चर जो बनाता है। हमारा बॉडी का स्केलेटन कंकाल होता है, उसी प्रकार सेल भी क्या करती है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो साइटोस्केलेटन के आधार पर। अभी साइटोस्केलेटन को जो देता है स्ट्रक्चर, वो कौन देता है, तो कुछ प्रोटीन्स है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन 3 टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। कुछ क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये तीनों जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है 3 टाइप का होता है, जो क्या बनाती है, तो बनाती है साइटोस्केलेटन। क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन, स्केलेटन। ठीक, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर का नाम सुनना। सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट।
माइक्रो फिलामेंट। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीनों मिल करके प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर ही किस में हेल्प करता है? साइटोस्केलेटन बनने में। और साइटोस्केलेटन सेल का लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है रे? लोकोमोशन में। इसके अलावा एक शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है। जैसे हम जानते हैं कि आरबीसी ऐसा है, तो ऐसा ही है, ये तुमको पता ऐसे ही क्यों है? वो सेल अगर मान लो ऐसा है, तो ऐसा जो शेप दे रहा है वो कौन दे रहा है? साइटोस्केलेटन। और यही दे रहा है प्रोटीन दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो खास है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा बहुत जरूरी याद रखना। ठीक है, ध्यान दो माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो आगे इसी में बता लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। अगला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है फ्लैजिला एंड सिलिया। क्या पढ़ना वाला? फ्लैजिला एंड सिलिया। रे भूल गए क्या? सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला दोनों जो होता है सो आउटर ग्रोथ है। ये कह सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों क्या होता है? आउटर ग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन पर, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सिलिया जो होता है सो स्मॉल होता है, और ये जो होता है थोड़ा लार्ज होता है। ये क्या होता है? लार्ज होता है। इन दोनों का काम क्या है? तो लोकोमोशन में हेल्प करना है। कैसे करना है? लोकोमोशन में क्या करना है? हेल्प करना है। लेकिन सिलिया अलग तरीका से लोकोमोशन करता है और फ्लैजिला अलग तरीका से लोकोमोशन करता है। सिलिया अलग तरीका से लोकोमोशन करता है और फ्लैजिला अलग तरीका से लोकोमोशन करता है। ठीक, सिलिया को लोकोमोशन करने के लिए पूरा क्या करना पड़ता है? एक बार में मूव करना पड़ता है, और फ्लैजिला एक साथ सब कोऑर्डिनेशनली मूव करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है, चारों साइड सिलिया है, तो इसको लोकोमोशन करना है तो एक साथ कोऑर्डिनेट में क्या करता है? ये मूव करता है। ठीक है, तभी हो पाता है ये। लेकिन अगर ये फ्लैजिला है तो अकेले ये क्या करता है? ये फ्लैजिला है थोड़ा लंबा वाला, तो ये अकेले भी क्या कर सकता है? ये कर सकता है, फिर ये दोनों मूव करेगा फिर आगे चल सकता है। तो लोकोमोशन दोनों में करता है, बट अलग अलग टाइप का करता है। अब आते हैं किसमें हम, तो सिलिया और फ्लैजिला। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लैजिला और सिलिया एक साथ पढ़ेंगे। फ्लैजिला और सिलिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये है फ्लैजिला, चलो फ्लैजिला ले लेते हैं। तो फ्लैजिला हम ये डंडा मानते हैं कि फ्लैजिला ऐसे निकला हुआ है, और इसको ले करके ऐसे हम काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो यहाँ कैसे निकलेगा? कुछ ऐसे निकलेगा, देखो तो। अरे इसको लेकर के इसको क्रॉसली ऐसे सेक्शन कर दिए, सेक्शन कर दिए, तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे जो बना होता है, ये जब काटें तो ये अंदर जो हमको दिखता है उसमें हमको दिखता है माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। किसका दिखता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। आधे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बोले थे? ये प्रोटीन का ही अरेंजमेंट होता है। ये प्रोटीन का ही क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का ही फिलामेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल है क्या? तो प्रोटीन फिलामेंट है। क्या है? प्रोटीन का ही फिलामेंट है ये। अब यहां हमको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल जो दिखता है ना, वो एक अरेंजमेंट में दिखता है। कैसे अरेंजमेंट में दिखता है, इसको ध्यान से देखना। ये सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरल में होता है, वो जोड़ा जोड़ा करके, दो दो करके, एक दो एक दो ऐसे करके जोड़ा जोड़ा। ये भी जो तुमको दिख रहा है ये पेरीफेरल दिख रहा है। कौन है? पेरीफेरल। पेरीफेरल में जो होता है सो ट्रिपलेट नहीं होता है, डुप्लीट होता है, डुप्लीट। और वो भी 9 पीस होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। कितना है? 9। और यहाँ 9 जो तुमको दिख रहा है ये सब क्या है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन डुप्लीकेट्स में है। किसमें है? डुप्लीकेट्स में है। तो इसको लिखते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या इसको बोलेंगे? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये। लेकिन ये भी किस रूप में है? डुप्लीकेट्स रूप में है। किसमें है? डुप्लीकेट्स रूप में है। दो दो करके है। ठीक, अब आते हैं बीच में। बीच में भी दो होता है ऐसे। इसको बोलते हैं हम कौन? इसको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। कौन बोलते हैं इसको? ये दोनों को हम बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। चलो यहां नाम लिख देते हैं। ये कौन है भाई? ये है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रल में कितना पीस है? 2। इसमें कितना है? 9। भले डुप्लीकेट ग्रुप में लेकिन 9 है। तो इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट है। 9+2 एरे लिखा हुआ है ना? 9+2 एरे लिखा हुआ है। देखो ये टॉपिक में थोड़ा सा हम शॉर्ट में जा रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट में जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में थोड़ा कम चांस है आने का, बट आ गया तो ये वाला आएगा। 9+2 एरे ग्रुप में होता है। कैसा होता है? 9+2 एरे ग्रुप में दोनों में, सिलिया और फ्लैजिला दोनों की बात कर रहे हैं। 9+2 एरे ग्रुप में क्या होता है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है अरेंज होता है। इनमें से 9 जो होता है सो क्या होता है? पेरीफेरल होता है। कौन होता है? पेरीफेरल होता है। और ये क्या होता है? सेंट्रल होता है। ये कौन होता है? सेंट्रल।
डन, यहाँ तक डन होगा। अब इसमें एक दो स्ट्रक्चर और है जो इसको जोड़ता है, स्पॉक है, और इसको क्या करती है, जोड़ती है, इन दोनों को जोड़ती है, वो देख लेना स्ट्रक्चर, ठीक। चलो और थोड़ा क्विक रिवीजन मेरा है, चल रहा है ये एक तरह से। आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइल्स, इसको ध्यान देना। सेंट्रोसोम और सेंट्रोइल आज है, तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे सेल डिवीजन, क्या पढ़ा रहे थे बालक, सेल डिवीजन, तो तुम लोग को हम ये दोनों बताए थे, सेंट्रोसोम और सेंट्रोइल। चलो फिर से बताते हैं, पहले हम सेंट्रोइल्स कैसे बनता है वो देखो। सेंट्रोइल जो बनता वाला वो बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से, फिर से माइक्रोट्यूब्यूल आया, कौन आया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखो ऐसे ऐसे अरेंज हुए चारों साइड से, एक सिलिंड्रिकल शेप होता है, देखो ऐसे ऐसे सिलिंड्रिकल शेप होता है। ये सिलिंड्रिकल शेप में चारों साइड से जो तुमको लाइन लाइन तुमको दिख रहा है, ये चारों साइड से जो लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है बाबू, ये चारों साइड से जो लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है, ये है क्या, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, समझ में आया। अभी माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ जो आता है तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइल्स। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेंट्रोइल्स। हाँ, सेंट्रोइल्स बोलते हैं इसको, ठीक। अब ये एक पीस सेंट्रोइल है। अब एक सेंट्रोइल इधर से आता है, एक सेंट्रोइल इधर से आता है, एक इधर से एक इधर से, अरे दोनों जो होता है परपेंडिकुलर रहता है। कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। जब दोनों आता है तो ये पूरा मिला करके ये दोनों को परपेंडिकुलर जब बन जाता है, ये सेंट्रोइल एक ठो है, एक ठो ये, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, जब परपेंडिकुलर आता है दोनों को बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोसोम। तो आपको सेंट्रोसोम समझ में आया। अब इनमें से एक सेंट्रोइल्स को निकालेंगे, तो ये ड्रम के जैसा दिख रहा है सिलिंड्रिकल। अब एक सेंट्रोइल को निकाल करके इस ऐसे को काटते हैं, चलो ऐसे ऐसे इसको काटेंगे ऐसे, और ऊपर से फोटो लेके देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब हमको साइड साइड में क्या दिखेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये साइड साइड में जो तुमको दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है सो ऐसे नहीं होता एक्चुअली में, एक्चुअली में तीन तीन करके अरेंज होता है, तीन तीन करके, देखो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, जहां भी रहेगा साथ ही रहेगा, और टोटल 9 पीस रहता है ऐसा, तीन तीन करके। उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट बोलते हैं। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया क्या। अच्छा रुको, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 मिटा दो और 2 डाल दो भाई, चलो 2 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बना, ये एक्चुअली ऊपर ऐसे काटे हैं किसको, माइक्रो सेंट्रोइल को काटे हैं, तो हमको माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ साइड साइड में दिख रहा है पेरीफेरल है, लेकिन कैसे है, ट्रिपलेट है। कैसा है वाला, तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, और ये पेरीफेरल है, वो भी कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है वाला, माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर 9 है, 9 यहाँ पे लिख देते हैं, 9 तो पेरीफेरल हो गया। अब सेंटर में देखते हैं, सेंटर में एक नहीं होता है, तो इसको बोलता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, किसमें, सेंट्रोइल में। कैसा अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 9+0 का। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर किसमें बात किया जाए तो सीलिया या तो फ्लैजिला में, सीलिया या तो फ्लैजिला में। तो इसमें कैसा था, तो इसमें था 9+2 का अरेंजमेंट था। कैसा था, 9+2 का अरेंजमेंट था, तो यही तुमको याद रखना, ठीक। अब आ जाओ इसमें, यहाँ बीच में क्या होती है, खाली होता है, एक भी नहीं होता है। तो होता क्या है, तो यहाँ पर होता है प्रोटीन्स का कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्रोटीन सेंट्रिक हब। क्या इसको बोलते हैं, सेंट्रिक हब बोलते हैं। और इसमें होता है क्या भरा हुआ, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर भरा होता है, कुछ नहीं होता। समझ में आया। तो ये है आपका किसका, सेंट्रोसोल और सेंट्रोइल्स का। तो ये होता है टॉपिक यहाँ खत्म। आगे देखते हैं, और हाँ इसका फंक्शन देख लेते हैं। हाँ फंक्शन, चलो बताओ फंक्शन क्या है, को पूछेगा इसका फंक्शन बताओ, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जाकर के बताए थे नहीं। सेल डिवीजन में रहिए, माइक्रोट्यूब्यूल एक्स्ट्रा ये निकलता है यहाँ से, है ना, और स्पिंडल फाइबर निकलता है, तब जाकर के सेल डिवीजन होता है। क्लियर है, तो ये होता है डन। चलो भाई इसको मैच कर लेते हैं, किसे, नोट्स से मैच कर लेते हैं। चलो भाई, नहीं नोट्स में नहीं ऐड हो पाया, ठीक है, नोट्स में ऐड नहीं हो पाया। हम अलग पेज रह गया, वो पेज ऐड नहीं हो पाया, वो पेज हम भेज देंगे। तुम हमको बताना, अगर सच में तुम वीडियो देखे होगे तो हमको व्हाट्सएप में तुम बोलना कि सर व्हाट्सएप उसे अलाउ कर दिए कि एक नोट्स छूटा है, वो कौन, तो 2 ठो, एक सीलिया और फ्लैजिला का, और दूसरा कौन, सेंट्रोइल्स का। इसका अलग से दे दीजिए, हालांकि ये नोट्स हम भेज देंगे, लेकिन वो नहीं भेजेंगे, तो वो अलग से मांगना तुम, ठीक, तब भेजेंगे, देखेंगे तुम लोग पढ़ता है कि नहीं। चलो भाई, अब न्यूक्लियस का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। अब लास्ट है, अब लास्ट है बालक। चलो हम अब न्यूक्लियस की ओर जाते हैं।
न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियस भाई। न्यूक्लियस, देखो बालक न्यूक्लियस को समझेंगे। ये सेल है, सेल के बाहर सेल के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पर देखना न्यूक्लियस ये भी आपका कौन सा ऑर्गेनेल्स है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, तो इसमें भी मेम्ब्रेन होगा। लेकिन मेम्ब्रेन इसमें जो होता है ये भी 2 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 2 लेयर का। लेकिन 2 लेयर देखो हम कुछ ऐसे बनाएंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप, तो देखो रे बुतरू 2 लेयर देखो ऐसे बना रहे हैं। अच्छा ये दोनों लेयर को यहाँ मैच कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं बीच बीच में, कुछ दिख रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना भाई, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं मेम्ब्रेन में है तो पोर ने हमको दिखाना ना पड़ेगा, पोर हमको दिखाना पड़ेगा। तो पूरा 2 लेयर का है। तो ये कौन है? आउटर मेम्ब्रेन। कौन है? आउटर मेम्ब्रेन। अरे कौन है? ये है इनर मेम्ब्रेन। अरे ये जो तुमको दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। पोर छिद्र है तब ना अंदर बाहर जाएगा चीजें, तो न्यूक्लियर पोर है। अब बाहर से यहाँ पर अटैच है क्या, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साइड से रक्त जो भी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर मान लो क्या है ग्रैनुलोज टाइप का राइबोसोम्स है तो है, और नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है, अगर रहेगा तो रफ हो जाएगा, और नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? स्मूथ रहेगा। क्या इतना डन हुआ? तो न्यूक्लियर पोर समझ में आ गया। फिर क्या इनर और आउटर मेम्ब्रेन समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या होती है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बालक? क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन जो बना होता है एक्चुअली किससे बना होता है? तो क्रोमेटिन ही जो मेरा होता है इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। क्या होता है बालक? डीएनए और प्रोटीन होता है। अब आगे समझना डीएनए और प्रोटीन। डीएनए का जो चार्ज है सो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर प्रोटीन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव समझना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है बालक? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अच्छा प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से ना, एमिनो एसिड से बना होता है बालक। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। जब एमिनो एसिड एसिडिक होना चाहिए ना, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है सो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। अब क्यों होता है ये 12th क्लास में तुमको पढ़ाएंगे। अब यही बेसिक नेचर के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। अच्छा दोनों कस के इसे पकड़ा रहता है और ये इतना छोटा जगह में पूरा यहाँ फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो पूरा अगर नेगेटिव, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर देखा तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब एसिडिक मीडियम हो जाता है यहाँ पर अंदर। क्योंकि ये देखो डीएनए का जो होता है ना भाई, डीएनए जो देखा जाए अंतिम में तो वो एसिडिक होता है, एसिडिक फॉर्म होता है। इसका मीडियम कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है। डीएनए कैसा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। आज चूंकि एसिडिक मीडियम क्यों होता है सुनो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म करना डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब एसिड होता है। जब एसिड है अरे बेस के साथ कंबाइन रहता है, लेकिन फिर भी ये तगड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा तगड़ा है, इसीलिए ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है, ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक होता है। और सबसे पहली बात इसको खोजा कौन? तो एक व्यक्ति था फ्लेमिंग। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यूज किया न्यूक्लियस को खोज करने के लिए। हम देखो एक्चुअली सबसे पहले जो न्यूक्लियस को स्टैन किया था वो इन्होंने किया था। कैसे स्टैन किया था? तो न्यूक्लियस को स्टैन करने के लिए इन्होंने एक डाई का इस्तेमाल किया था। और वो डाई जो था सो डाई कैसा था? तो बेसिक डाई था। कैसा था? अरे बेसिक डाई। अच्छा डाई का मतलब क्या होता है सुनो, अगर मान लो हम अगर कहीं एसिड है कि नहीं पता करना है तो तुम बेसिक दे दो, अगर न्यूट्रल हो गया तो पता चल गया, तो वो तुम जो इस्तेमाल किया उसको डाई बोलते हैं। तो इन्होंने बेसिक डाई का इस्तेमाल करके पता चलाया कि न्यूक्लियस जो होता है सो एसिडिक इसका नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तुमको पता था कि नहीं? रॉबर्ट ब्राउन कब? 1838, हाँ 1831 ना, 1831 शायद। तो यहाँ पर देखना, तो ओवरऑल एसिडिक होता है। और पता कैसे चलाया था फ्लेमिंग ने? कब? न्यूक्लियस का डाई का इस्तेमाल करके, बेसिक डाई का। क्रोमेटिन होता है डीएनए में, क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको डीएनए और क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्लियर है? अरे किसका होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो ये हिस्टोन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, दोनों कंबाइन करके रहता है। और कुछ ऐसा छूट गया था। हाँ अब आ जाओ यहाँ पे, यही क्रोमेटिन बाद में जाकर के कंडेंस होता है। क्या होता है वाला? कंडेंस होता है। अरे कंडेंस कब होता है? तो ये सेल डिवीजन के दौरान होता है। कब होता है बालक? तो सेल डिवीजन के दौरान होता है। और कंडेंस होकर के यही क्रोमेटिन जो तुमको दिख रहा है ये क्रोमोजोम के रूप में बदलता है। किसमें बदलता है? क्रोमोजोम के रूप में बदलता है।
ठीक है। और क्रोमोसोम का शेप हम जानते हैं बालक, कुछ ऐसे होता है, हम इतना पढ़ा करके आए हैं। देखो ये क्रोमोसोम का शेप है। अब हम पढ़ते हैं अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम। तो हेडिंग डालो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक। अभी क्रोमोसोम का देखना, हम तुम्हारे सामने बनाते हैं क्रोमोसोम। ये भी पर जो हम क्रोमोसोम बनाए लगभग दोनों साइड से बराबर बनाए हैं। ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर में तुम देखोगे तो सबसे पहला इधर से जा रहे थे तो पहला गड्ढा देखो यहाँ मिला हमको, पहला गड्ढा भी मिला। ऐसे में अगर जाते सीधा रहता तो ऐसे रहता, अगर सीधा रहता बालक तो ऐसे रहता, लेकिन यहाँ धंस गया ना तो टेढ़ा हो गया, धंस गया। तो पहला जो गड्ढा मिल गया इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। ये जो पहला गड्ढा मिला, पहला जो गड्ढा मिला इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। या तो यही जो तुमको जो मिला यही है, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। समझ में आया कि नहीं? अरे सेंट्रोमेयर ही प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये इधर से जा रहे थे, पहला गड्ढा जो मिला इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। अरे भाई गड्ढा जहां धंसा हुआ है वही पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के दोनों साइड एक प्रोटीन का क्या होती है? डिस्क लाइक शेप होता है। कैसा होता है? डिस्क लाइक शेप होता है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स। और यही काइनेटोकोर से बाद में स्पिंडल फाइबर जाकर के डेवलप अटैच होता है। कौन? स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच होता है। पता है कि नहीं? देखो गलती नहीं करना, सेंट्रोमेयर में जाकर अटैच होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है। ये जो तुमको दिख रहा है इतना से अगर इधर इधर को काटेंगे तो इधर जो तुमको दिख रहा है, इधर जो तुमको दिख रहा है ये एक मेरा क्रोमेटिड है। क्या है? क्रोमेटिड है। और ये भी क्या है? तो ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड है। अरे दोनों को मिला के बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर क्रोमेटिड। अब आगे देख जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो तुमको दिख रहा है आर्म है, कह सकते हैं आर्म भी तो है, ऊपर ये दोनों मिला करके आर्म। ऑन द बेसिस ऑफ ये, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के पोजीशन पे के बेसिस के आधार पर ये क्रोमोसोम को 4 भागों में बांट दिया गया। कितना भागों में? 4 भागों में बांट दिया। नंबर देखना, सबसे पहले जो बोलते हैं इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अरे भाई, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तीसरा बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट जो है वो है टेलोसेंट्रिक। इसको समझिएगा सब। अगर मान लो ये अगर ये सेंट्रोमेयर बीचों बीच है, एक तराजू लाकर के इसको तोलेंगे, अगर बीचों बीच हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म एकदम बराबर है, तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? मेटासेंट्रिक। डन। और अगर मान लो थोड़ा सा इसको ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा कर दो, ये थोड़ा बड़ा कर दो, कुछ ऐसे देखना बालक। हाँ ऐसे। इसमें और इसमें क्या फर्क तुमको लग रहा है? ऊपर वाला थोड़ा छोटा है और नीचे वाला थोड़ा बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा नंबर सब मेटासेंट्रिक। और ऊपर वाला और छोटा कर दो, एक और बनाओ, जो ऊपर वाला एकदम छोटा कर देना है तुमको, ऊपर वाला एकदम छोटा कर देना है। देखो ऐसे, ऊपर वाला एकदम छोटा कर देना है ऐसे बालक। तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, एकदम छोटा, एकदम छोटा। और अगर टीलो में एकदम, टीलो मतलब टेल बना दो, पूरा तरह से खत्म कर दो, ऊपर वाला एकदम खत्म ही कर देना भाई। देखो ऐसे ऐसे, देखो तो इसको बोलते हैं टेलो। तो यहाँ चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर कर देते हैं, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर। क्या आपको सब समझ में आया है? तो ये सारा नोट्स में मैच करके दिखाएंगे। अब इसमें एक चीज और सुन लो, कभी कभी क्या होता है, एक और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और सैटेलाइट क्या होता है? ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ था ना, तो यही तुम आगे जाओगे तो एक गड्ढा मिला तो प्राइमरी सेंट्रेशन, अगर ऊपर जाओगे तो दूसरा गड्ढा देखो यहाँ मिलता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। और ये सब में नहीं होता है सैटेलाइट, यहाँ होता है, एक स्ट्रक्चर है ये सिर्फ। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं हम नोट से। देखो भाई, न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब? 1831 में। हाँ चलो ये भी हो गया। स्टैंड किया था बेसिक डाई से, देख लो भाई। वाह, देखो यहाँ पर कहाँ स्टैंड किया गया था? बेसिक डाई से। देखो है ना, बेसिक डाई से बोले एब्सेंट होता है मेमलियन। अच्छा एक चीज और यहाँ देखो, न्यूक्लियस जो होता है सो एब्सेंट होता है। कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है?
तो हम लोग मैमलियन का जितना भी मैमल्स होता है, मैमलियन का आरबीसी में अब्सेंट होता है, पता है ना, बताए थे। इसके अलावा एक चीज और रखना, प्लांट में कहाँ अब्सेंट होता है, तो प्लांट वाला भी याद रखना। तो सिव ट्यूब, ये सिव ट्यूब हम कल बताए थे। सिव ट्यूब किसका होता है, तो जाइलम का एक क्या होता है, जाइलम का एक कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कंपोनेंट होता है। इसमें भी क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिव ट्यूब और दूसरा कौन, मैमलियन का आरबीसी, इन दोनों में क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है भाई, वो याद रखना है। ठीक, चलो अगला देखो क्या है। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और क्रोमेटिन होता है। देखो क्रोमेटिन के बारे में पूरा बताए थे अभी हम। और न्यूक्लियोलस होता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल शेप होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ना इसमें न्यूक्लियर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो वो होता है, याद रखना। स्फेरिकल शेप होता है, अरे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक, 2 मेम्ब्रेन है, देख लो दिन, और बीच में स्पेस है। न्यूक्लियर पोर है, देखो न्यूक्लियर पोर के बारे में बता देते हैं। और आरएनए है, प्रोटीन है, देखो बता दिए। और कुछ ये न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, आरएनए प्रोटीन बाहर अंदर जाता है। ठीक, न्यूक्लियर पोर के चूंकि हम जानते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जब होती है, तो जब स्क्रिप्शन होती है तो आरएनए यहाँ पर बना ट्रांसक्रिप्शन में, और ट्रांसलेशन बाहर होना है, तो इसी पोर से वो बाहर आता है। समझ में आया, न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है। फिर क्रोमेटिन 3 लाइगेंड नेटवर्क है जो आरएनए बेसिक प्रोटीन हिस्टोन से बना हुआ है। नॉन हिस्टोन भी रहता है इसमें, नॉन हिस्टोन कब रहता है बताएंगे हम। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करती, कंडेंस हो जाता है और क्या बना लेता है, क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमोजोम बनाता है तो ऐसा शेप, देखो शेप थोड़ा सा ये बन के रेडी है। और यही सब हम चारों बताएं, चारों बार पढ़ लो, चारों बार पढ़ लो। और इसके जो ऐसे ड्राइंग दे दी है, देखो मैच कर लो एक बार ड्राइंग। तो ये था आपका जो भी रिमेनिंग बच गया था ये चैप्टर से। आई होप थोड़ा हम शॉर्ट में गए, अंतिम में, शुरुआत में डिटेल में गए, लेकिन हम जितना बता दिए हैं कि तुम्हारा एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाए सवाल तो आप कर लेंगे। और एक चीज़ और, कल कल तुम्हारा हम आज तो हाँ आज ही एक हम लेंगे क्लास, लाइव आएंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से, उसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। कल जो होगा सो महामैराथन क्लास होगा मेरा। मैराथन क्लास में हम पूरे बायोलॉजी से देखेंगे एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू देखेंगे जो सीधा आपके एग्जाम में पूछा उन्होंने। तो कल लाइव आना मत भूलिएगा, 6 बजे, कल 6 बजे मेरे चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और अभी तुरंत फिर मिलते हैं हम किस में, लाइव में।